अनंत विजय की भविष्यवाणी लाइए अब। अनंत विजय, आपका यह कहना है, स्क्रीन पर आ गया, ओके। अनंत विजय कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में टक्कर है, कांग्रेस को बढ़त जरूर है लेकिन आसान नहीं है लड़ाई। अनंत विजय राजस्थान में बीजेपी को आगे दिखाते हैं और मध्य प्रदेश में भी कांटे की टक्कर बताते हैं। बड़ा दिलचस्प विश्लेषण है। मैं चाह रहा हूं अनंत विजय छत्तीसगढ़ से शुरू करिए। सब कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी, आप कह रहे हैं यहां पर टक्कर है, ऐसा क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं मानस जी की एक तो भविष्यवाणी ना कहा जाए, इसको आज का हमारा आकलन कहा जाए। भविष्यवाणी तो कुंडली उंडली अगर आप देते पहले से तो हम उसके आधार भाई, पर इससे हम सब सहमत हैं आपकी बात से। अच्छा ठीक है ना। अरे वाह, आज तो गजब ही हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आशुतोष जी ने उनको योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी और आप हमसे सहमत हो नहीं, गए। अच्छा, इस बात में सहमत है कि इसको भविष्यवाणी ना कहा जाए, इसको आकलन कहा जाए, इससे सहमत हाँ, है। मैं भी अनंत जी की राय से सहमत हूँ। मैं आशुतोष जी की लीजिए, तो जब सब सहमति है तो मेरी राय को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए। नहीं, एक सेकंड, ना देखिए, चलिए मैंने मान लिया, मैं भविष्यवाणी नहीं कहूंगा, ठीक है, आकलन, विश्लेषण, एनालिसिस कुछ भी कह दूंगा। लेकिन आप जो कांग्रेस को टक्कर में फंसा हुआ छत्तीसगढ़ में दिखा रहे हैं, इस पैनल में तो आपसे कोई भी सहमत नहीं है अनंत विजय। नहीं, वो ठीक बात है। इसी तरह क्या एक अनुमान का पैनल आपने गुजरात को लेके भी किया था और मुझे याद है कि इसमें से कुछ लोग उसमें भी थे। जब मैंने कहा था कोई नहीं है टक्कर में, तो सब लोग मेरे पीछे पड़ गए थे और कहा था कि आप लोग को वहां जाके देखना चाहिए। मैंने कहा था कि गुजरात में अब एस्पिरेशंस की लड़ाई है। विश्लेषण चाहे जितने कर लीजिए आंकड़ों के आधार पर। एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता से बात हुई थी हमारी और उन्होंने अपनी किताब में भी इस बात को लिखा है कि ये जो जिन मुद्दों पर हम ज्यादातर आंकड़ों और जीडीपी और इन सब चीजों पे चर्चा करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी, इन सब का बहुत फर्क आजकल चुनाव पे पड़ नहीं रहा है पिछले 3-4 चुनावों से। ये उनका विश्लेषण ही है और उनका आकलन भी है और प्रदीप गुप्ता जी को मैं मानता हूं कि थोड़ा फील्ड में जाके काम करते हैं। तो इसी से मैं देख रहा हूं कि देखिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव पूरी तौर पर हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ा जाएगा और पिछले 5 साल में बहुत श्रम पूर्वक भूपेश बघेल ने अपनी एक हिंदू नेता की छवि बनाई और हिंदू नेता की उस छवि में उन्होंने राम पथ, रामलीला, राम की मूर्ति, राम का ननिहाल, ये सारी चीजें उन्होंने वहां चलाई। अब ये देखना है कि मैंने टक्कर इसलिए कहा है कि अब मुकाबला फोटोकॉपी में और ओरिजिनल में है। तो जो हिंदुत्व की राजनीति वहां होगी, अब कई बार ऐसा होता है कि फोटोकॉपी ओरिजिनल से बेहतर निकल आता है। अगर आप कभी सर्टिफिकेट निकालने जाएं और आपका सर्टिफिकेट पुराना हो जाए तो फोटोकॉपी इतना बढ़िया साफ सुथरा निकल आता है कि उसी का प्रयोग होता है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में मुख्य चुनावी मुद्दा हिंदुत्व का होगा और जनता फोटोकॉपी और ओरिजिनल के बीच से चुनेगी और मुझे लगता है कि ठीक ठाक लड़ाई होगी। हालांकि बीजेपी नेताओं की अकर्मण्यता, पिछले 5 साल में किसी का बाहर निकल के कोई आंदोलन नहीं करना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भरोसे सोए रहना, इससे उनको नुकसान होगा। लेकिन चूंकि चुनाव आते आते ये सब चीजें हमारे मतदाता भूल जाते हैं, इसलिए मुझे लगता है, इसलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में टक्कर है लेकिन कांग्रेस को एज है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां आम आदमी पार्टी भी बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी के एक सांसद छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ में वो लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। अब किस स्तर पर काम कर रहे हैं, वो IITN है, उन्होंने सारे आंकड़े और वो सब जो आजकल चुनाव विश्लेषक टाइप लोग होते हैं जो आंकड़ों के आधार पर जिताते हैं लोगों को, सब पार्टी ऐसे लोगों को रखती है, तो उनका क्या असर होगा ये भी देखने वाली बात है। तो इसको भी हमें अकाउंट फॉर करके चलना चाहिए कि वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ठीक है। और अब तक जो INDIA गठबंधन में है वो केंद्र के चुनाव, मतलब लोकसभा चुनाव के लिए तो है, लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा में सब अपना अपना लड़ेंगे और इस तरह की घोषणा कई जगह से आ भी रही है। ओके, और मध्य प्रदेश में जो आप कांटे की टक्कर बता रहे हैं, कांटे की टक्कर, क्लोज फाइट, ऐसा मैं आज इसलिए बता रहा हूं कांटे की टक्कर कि वहां पर कांग्रेस बहुत श्रम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन जो हर्षवर्धन जी ने कहा ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन की पकड़ वहां के मतदाताओं पर इतनी मजबूत है और वो इतने समर्पित कार्यकर्ता हैं। कांटे की टक्कर जरूर बताया मैंने वहां, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। इस लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी कांग्रेस पार्टी का अगर वहां पर आरएसएस की इतनी
डीप पेनिट्रेशन है, तो पिछले चुनाव जी। में क्या हो गया था फिर, जब बीजेपी 109 पे रह गई थी और कांग्रेस 114 पे निकल गई थी? मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम था कि आप ये प्रश्न पूछेंगे। हाँ। तो आरएसएस के लोग जिस प्रकार से वोट डलवाते हैं, वोट की संख्या कम नहीं हुई थी बीजेपी की, बल्कि मुझे लगता है 0.5 या 0.6% वोट बीजेपी को ज्यादा थे कांग्रेस पार्टी से, तब भी उनकी सीटें कम थी। 73 सीटें नहीं, 73 नहीं, उनकी शायद कुछ 8-9 सीटों का अंतर था दोनों में। 109 थी बीजेपी की, 114 थी कांग्रेस पार्टी की। हाँ, तो 41 और 42 कुछ ऐसे ही वोट हाँ। परसेंटेज थे दोनों के। तो मुझे लगता है कि यही जी 0.3% का गैप था, 0.3% से जो बीजेपी कांग्रेस से आगे थी। हाँ। जी, तो बीजेपी का वोट शेयर वहां ज्यादा था। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मजबूत संगठन। कांग्रेस की जो कमी मुझे दिखाई देती है, उनके नेता बहुत माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी जो मुझे वहां दिखाई पड़ती है वो ये है कि उनका संगठन नहीं है। और जिस व्यक्ति को वहां मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया है, या जो खुद से जिन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री पहले दिन से बनाया हुआ है, वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। वो पता नहीं कहां जाएंगे, वो उनका चंबल और ग्वालियर संभाग में क्या होगा, उनका महाकौशल में क्या होगा, इन सब चीजों को अगर देखेंगे, क्योंकि वो कभी कीर्तन कराते हैं, कभी हनुमान जी की पूजा करने लग जाते हैं, कभी भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में यज्ञ करने लग जाते हैं। बागेश्वर बाबा, जिसको बागेश्वर महाराज दरबार जो भी कहते हैं लोग, उनको लेकर बहुत सारी आलोचनात्मक स्वर कांग्रेस पार्टी की तरफ से या कांग्रेस समर्थित लोगों की तरफ से सुनने को मिलता है। लेकिन कमलनाथ जी की क्या मजबूरी है कि वो उसी बागेश्वर के पास जा रहे, बागेश्वर दरबार में मत्था टेक रहे। इन सब चीजों से लगता है कि थोड़ा उनको अपनी कमजोरी का एहसास है। वो महसूस कर रहे हैं कि इन मुद्दों पर हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों के वोट उतने अधिक नहीं हैं जितने कर्नाटक में थे। तो इस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे, और एक बात और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में मंदिरों का जितना विकास हुआ और उससे वहां की इकोनॉमी पर जितना असर पड़ा है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। एक वर्ष में महाकाल लोक में 1 करोड़ 10 लाख लोग आए, और अगर आप कल्पना कीजिए अगर उन्होंने हजार रुपए भी खर्च किए होंगे तो मध्य प्रदेश की आर्थिकी पर उसका कितना असर पड़ा होगा, चलिए, कितने लोगों को वहां से रोजगार मिला होगा। ओके, अब लाइए विनोद अग्निहोत्री की भविष्यवाणी नहीं बोल रहा हूं, चलिए आकलन, विनोद अग्निहोत्री का आकलन अब जरा लाइए स्क्रीन पर। मानक जी, आप मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। आप राजस्थान, सॉरी, और मैं भूल गया, हाँ राजस्थान पर बोल दीजिए। हाँ, मेरे दिमाग से निकल गया। आपको लगा कि जब सब सहमत है तो मेरी राय भी उसी राय में मिला दी जाए। हो सकता है। खैर चलिए, फिर भी बता दीजिए, एक फैक्टर बता दीजिए जिसकी वजह से बीजेपी आपको आगे लगती है। बीजेपी इसलिए वहां आगे लगती है कि कांग्रेस पार्टी में वहां भयंकर सिरफुटौल है अभी भी। आपको क्या लगता है कि जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति के बारे में अपशब्द कहा हो, वो इतनी आसानी से भूल जाएगा? जिसने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के बारे में क्या कहा था, क्या सचिन इतने बेगैरत हो गए कि वो सारी चीजों को भूल के कहेंगे नहीं मैं तो संगठन के लिए बहुत सेवा भाव से अशोक गहलोत के पास आ जाऊंगा? ये कतई संभव नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा। और जिस प्रकार से वहां सचिन पायलट को अशोक गहलोत जी ने एक तरीके से बेइज्जत किया लगभग साल भर तक, और जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने कांग्रेस के नेतृत्व को मतलब बंधक बना के रखा, उनको लगा कि वो चुनाव उनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया, बावजूद इसके कुछ नहीं हो पाया। विधायकों का विद्रोह हो गया, विधायकों का विद्रोह करा दिया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं पड़ पाई कांग्रेस आला कमान। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आला कमान सचिन को मना लेगी या उनको मना लेगी? ये तो भितरघात चल रहा है। भितरघात, कांग्रेस की बगावत और सिर फुटअव्वल, ये वजह है अनंत विजय के हिसाब से जिसकी वजह से राजस्थान में बीजेपी आ गया। विनोद